आप देख रहे हैं क्लास 9 लाइफ साइंस मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 7 को अक्टूबर 2021 मॉडल एक्टिविटी टास्क को फोर्थ सीरीज़ का भी मॉडल एक्टिविटी टास्क कहा जाता है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट्स लिगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर आपको अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों जो क्लास 9 में पढ़ते हैं उनसे करना है ताकि उन्हें इस वीडियो का फ़ायदा हो, क्योंकि इसकी स्टडी पॉइंट्स लिगुड़ी पर क्लास 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस जुड़े हुए हैं, तो फ़ायदा एक विशेष वर्ग को हो, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कहीं कन्फ्यूजन है या नहीं है, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको दिक्कत कहाँ पर हो रही है। तो चलिए देखते हैं 1.1 जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सही जोड़ा कौन सा है उसको बताना है 1.1 में। तो देखिए आंसर टिक किया हुआ है रेड मार्क से, सही चिन्ह से, उसी तरह से आप टिक कर लीजिएगा या फिर जो आंसर है उसको लिखकर अकेला सबमिट कर सकते हैं पेपर पे। देखिए रोहू मछली अतिरिक्त श्वसन अंग मतलब सहायक श्वसन अंग नहीं मिलता है। मच्छर बॉडी सरफेस नहीं होगा। अमीबा मेट्रेकिया नहीं होता है। तो घर का जो लिजार्ड होता है, छिपकली होती है, उसमें फेफड़ा होता है। तो सही जोड़ा हो गया फेफड़ा। 1.2 को देखिएगा, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या को चयन करना है। तो कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तो इसको आपको चूज़ करके टिक कर लेना है। 1.3 को देखिएगा, यह पाचन से रिलेटेड है। एंजाइम्स अगर आप पढ़ चुके हैं तब आप इस चीज़ को जानते होंगे, फिर भी चलिए देखते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन जो है वह आप पढ़े होंगे प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में या प्रोटियोज में या पॉलीपेप्टाइड्स में या एमिनो एसिड्स में बदल देता है। इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा। तो यहाँ पे पेप्सिन है तो प्रोटीन को पेप्टोन्स या प्रोटियोजेस में बदल देता है। तो यह सही है, ठीक है। फिर देखिए टाइलिन स्टार्च को माल्टेज में बदल देता है, ठीक है। तो टाइलिन जो है वह आप अगर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा यह एमाइलोलिटिक एंजाइम है। मतलब ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। तो जो टाइलिन है स्टार्च को या सुक्रोज को क्या कर रहा है? बदल दे रहा है। किसमें? मेल्टोज में, ठीक है। याद करके रखिएगा, टाइलिन जो है वो स्टार्च को किस में बदल रहा है? मेल्टोज में, ठीक है। सुक्रोज में नहीं, मेल्टोज में बदल दे रहा है। सी नंबर में देखिए टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो स्टार्च माल्टोज सही है, यह भी सही है। ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो जो ट्रिप्सिन है, तो फिर आप यह ट्रिप्सिन हो गया प्रोटीलिटिक एंजाइम। तो यह क्या है? पेप्टोन को पेप्टाइड में, ठीक है, या पॉलीपेप्टाइड्स जिसको बोल सकते हैं में बदलता है। तो यह भी सही है, ठीक है। तो आप फिर देखिए अब सुक्रोज को ग्लूकोज या ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो जो सुक्रेज जो है, सुक्रेज वह भी पहले की तरह टाइलिन की तरह एमाइलोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। तो यहाँ पर जो ग्लैक्टोज दिया गया है इस कारण से यह गलत हो गया, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 4 क्वेश्चन दिया गया है, एक एक नंबर का आपको बताना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक कार्य बताना है। तो यहाँ पे 2 कार्य एक ही साथ में लिखा गया, आप चाहें तो इसको छोटा करके लिख सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे के ऊतकों को सक्रिय रूप से विभाजित करते हैं और ये पौधे की प्राथमिक लंबाई और द्वितीयक मोटाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। 2.2 को देखिए, एमाइलेज, लाइपेज, लैक्टेज, मेल्टोज। तो बताना है कि इसमें ऑड कौन सा है, ठीक है।
तो लाइपेज जो है, इसमें ध्यान से देख लीजिए, मैं लाइपेज इसीलिए डायरेक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि लाइपेज जो है वह लिपोलिटिक एंजाइम है, और लिपोलिटिक एंजाइम जो होता है या लाइपोलिटिक एंजाइम जो होता है वह वसा के पाचन में सहायक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, लाइपेज इस वर्ग का एक उदाहरण है जिसको आपको जान के रखना है। तो अगर जठर लाइपेज हो तो, या फिर अग्नाशयिक लाइपेज हो तो, या आंतीय लाइपेज हो तो, ये सब जब वसा पे एक्ट करते हैं, फैट पे एक्ट करते हैं, तब क्या करते हैं, वसा अम्ल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, एमाइलेज, लैक्टेज, मेल्टेज, ठीक है, ये सारे के सारे आप एमाइलोलिटिक एंजाइम के कैटेगरी में डाल पाएंगे, किंतु लाइपेज हो गया लिपोलिटिक, तो ऑड कौन सा हो गया, लाइपेज हो गया। 2.3 को देखिएगा, तो नाइट्रोजीनियस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ दिया गया है कुनैन। ठीक है, नाइट्रोजन विहीन नॉन नाइट्रोजीनियस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होगा आपको बताना है। तो अगर ये नाइट्रोजन युक्त है तो बाद वाला क्या होगा, नाइट्रोजन विहीन होगा। कुनैन पौधा से रिलेटेड है, इसलिए पौधा से रिलेटेड वाला ही आपको नाइट्रोजन विहीन उत्सर्जी पदार्थ बताना है। तो आप गम लिख लीजिए या फिर लेटेक्स लिख लीजिए। आपको याद होगा लेटेक्स, केला या फिर पपीता, कटहल काटते हैं तो निकलता है ना, तो लेटेक्स लिख लीजिए। ठीक है, 2.4 को देखिए, इसमें दिया गया है 4 दिया गया, तो इसी में से आपको बताना है कि कौन डिफरेंट है। तो एकत्रित नली, नेफ्रॉन, रीनल नलिका या वृक्क नलिका, मल्पीजियन कर्पसल्स, तो इसमें सारे के सारे नेफ्रॉन के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, केवल नेफ्रॉन फिर इसमें बीच में घुस गया है, तो इसलिए नेफ्रॉन इसमें ऑड हो गया, तो नेफ्रॉन को ही लिख लीजिए। अब देखिए 2 या 3 वाक्य में आपको उत्तर देना है। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 2 नंबर के, थोड़ा बड़ा करके मैंने लिखा है, आप चाहें तो पॉइंट्स छोटा कर सकते हैं, छोटा करके लिख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ पे 2 मार्क्स दिया है तो आप 2 पॉइंट लिख लीजिए, 3 पॉइंट लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया, या फिर हमारी टीम इस पर एक्ट करती है, आप देखकर उसको तैयारी करते जाइए। 3.1 देखिए, सिगरेट धूम्रपान श्वसन प्रणाली के लिए हानिकारक है। कैसे, देखिए, श्वास नली जो विंड पाइप होता है और वॉइस बॉक्स जो होता है, स्वर यंत्र, ठीक है, में जलन होने लगती है। फेफड़े के वायुमार्ग में सूजन और संकुचन तथा फेफड़ों के मार्ग में अतिरिक्त बलगम के कारण फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी और सांस फूलने लगता है। फेफड़े के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। खांसी, कफिंग और घरघराहट, ठीक है, व्हीजिंग जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। फेफड़ों की वायुकोश एयर सेक्स को स्थायी क्षति होता है, फिर वह ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सारे 4 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, तो आप 2 पॉइंट लिख लीजिए, 3 पॉइंट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख लीजिए। उसके बाद में सोच लीजिए, पैसेज स्मोकिंग से लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो होता है कि मान लीजिए कोई दूसरा अगला सिगरेट पी रहा है, उसके बाद में उसका जो हवा के द्वारा आते हुए आप स्मोक कर रहे हैं, तो वह भी काफ़ी हानिकारक है। इस चीज़ को आपको याद करके रखना है, इसलिए पैसेज स्मोकिंग ना हो, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। जो पी रहा है सिगरेट या धूम्रपान कर रहा है या बीड़ी पी रहा है, तो उसको तो दिक्कत होनी ही है, हो ही रहा है, ठीक है, किंतु जो उसके धुआं को निगल रहा है, ले रहा है सांस में, तो उसको भी दिक्कत होती है। तो कैसे, देखिए, धूम्रपान करने के समय धुआं, हानिकारक धुआं बाहर निकलता है, जिससे विभिन्न प्रकार के विषाक्त गैस होते हैं। इस कारण दूषित पदार्थों वाला धुआं शरीर में प्रवेश करके विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर सकता है, जैसे फेफड़ा में जाके कैंसर, ब्रोंकाइटिस इत्यादि इत्यादि। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि पैसेज स्मोकिंग से भी बचना है, और स्मोकिंग तो सोचना ही नहीं है, आपके हेल्थ के लिए भी खराबी है। आपके परिचित में कोई हो इस तरह के, तो उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वे इससे दूर हो जाएं। आगे बढ़ते हैं, 3.2 को देखते हैं। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अत्यधिक आर्थिक महत्व है। ठीक है,
फर्मेंटेशन का काफ़ी आर्थिक महत्व है। तो उदाहरण के साथ में हम लोग बताएंगे। देखिए, फर्मेंटेशन प्रक्रिया का अत्यधिक आर्थिक महत्व है। कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न एंजाइम की सहायता से ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कोशिका के बाहर अंशतः विघटित होने की क्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के महत्व को निम्न रूप से लिखा जा सकता है। फर्मेंटेशन की क्रिया को प्रयोग कर अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। मतलब फर्मेंटेशन की क्रिया को प्रयोग किस में किया जाता है? अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। फर्मेंटेशन की सहायता से पावरोटी, बिस्कुट बनाया जाता है। सिरका, दही के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अन्य खाद्य पदार्थों और रासायनिक पदार्थों के उद्योग में फर्मेंटेशन विधि सहायक है। तो आप उदाहरण के साथ में बता दिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का लाइफ साइंस मॉडल एक्टिविटी टास्क अक्टूबर 2021। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, पूछिए। इसकी टीम आपको बहुत जल्द कोशिश करता है जवाब देने का। ठीक है। उपचयी अपचयी के ठीक विपरीत है। एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म का ठीक विपरीत है, व्याख्या करें। उपचय, अपचय, इस तरह से भी ट्रांसलेशन हिंदी में आपको मिल जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है। अंग्रेजी वर्ड दिया गया है ताकि आप परेशान ना हो। देख लीजिए, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का अंतर ही लिखना है, उसको इंडायरेक्ट वे में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के ठीक विपरीत है, या कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म के ठीक विपरीत है। तो कैसे है देख लीजिए। एनाबोलिज्म एक रचनात्मक क्रिया है, जबकि कैटाबोलिज्म एक विनाशात्मक क्रिया है। एनाबोलिज्म में सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, जबकि कैटाबोलिज्म में जटिल पदार्थों से रासायनिक सरल पदार्थ का निर्माण होता है। आप याद कीजिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन को याद कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? जटिल पदार्थ का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, ये दो हैं। सूर्य की रोशनी है, क्लोरोफिल है, इन सब की मदद से बन रहा है C6H12O6, ठीक है, जटिल पदार्थ। कैटाबोलिज्म, रेस्पिरेशन एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें क्या हो रहा है? टूट रहा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से तैयार हो जा रहा है, तो सरल पदार्थ बन रहा है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है आपको, प्रकाश संश्लेषण में वजन भार बढ़ जाता है, किंतु श्वसन जो है उसमें भार में कमी आती है। तो थर्ड पॉइंट देख लीजिए, एनाबोलिज्म की क्रिया के फलस्वरूप सजीवों के भार में वृद्धि होती है, जबकि कैटाबोलिज्म की क्रिया के फलस्वरूप सजीव के भार में कमी होती है। तो ये 3 पॉइंट लिख लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट आंसर कहलाएगा। 3.4 को देखिए, जीवों के उत्सर्जन के महत्व का उल्लेख कीजिए। जीवों के उत्सर्जन का महत्व, उत्सर्जन के महत्व को निम्न रूप से लिखा जा सकता है। उत्सर्जन शारीरिक स्थिरता को बनाए रखने का एक विशिष्ट स्थान है, माध्यम है, या जैविक क्रियाओं के समुचित संपादन के लिए और जीवन की रक्षा करने में भी सहायक है। उत्सर्जन कोशिका में उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थ की सांद्रता को कम करने में आवश्यक होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा 3.4। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है या कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि पता चले कि आप लोग वीडियो देखने के बाद में इसकी स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, 4.1, स्पष्ट करें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अवस्था में, मतलब डार्क फेज में, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण मतलब फिक्सेशन कैसे होता है, इस चीज़ को बताना है। सेकंड पार्ट में दिया गया रक्त का वर्गीकरण का महत्व बताना है। 3, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है उसको थोड़ा मैं पॉइंट बाई पॉइंट लिखा हूँ, ताकि जो भी कंपाउंड तैयार हो रहा है उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, याद करने में सहूलियत हो। ये मत सोचिएगा कि बस 2 नंबर का है तो छोटा करके लिख देंगे हो जाएगा। यस, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु आप जब टू द पॉइंट लिखते हैं तो आपका स्टैंडर्ड आंसर तैयार हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अवस्था डार्क फेज, अंधकार अवस्था कहलाता है।
प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन के मिलने के फलस्वरूप ही ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरह से प्रकाश संश्लेषण का अंधकार अवस्था को हम लोग समझ सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया हूँ ताकि आपको लिखने में याद करने में सुविधा हो। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अवस्था में रिबुलोज डाइफॉस्फेट, ठीक है, RUDP, इसमें 5 कार्बन होता है, कार्बनिक यौगिक है, के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया कर एक अस्थायी कार्बनिक यौगिक, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें 3 कार्बन हो जाता है। सेकंड पॉइंट, यह ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ प्रतिक्रिया करता है और बनाता है डाइफॉस्फोरिक एसिड DIPGA बनाता है। ठीक है, अब यही डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड NADPH2 निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसके बाद में फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGALD बनाता है। ठीक है, 3, ठीक है, 3 कार्बन होते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद में होता क्या है, फॉस्फोग्लिसराइड के अणु आपस में प्रतिक्रिया करके फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट का अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट का अणु बनाते हैं। अब इससे ग्लूकोज फॉस्फेट का एक अणु तैयार होता है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं, फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट से फिर ग्लूकोज फॉस्फेट का एक अणु तैयार हो जाता है और अंत में इसी ग्लूकोज फॉस्फेट के एक अणु से ग्लूकोज मतलब C6H12O6 के एक अणु का निर्माण होता है। फिर बाद में यह सुक्रोज में बदल जाता है, वो सब चीज़ आप जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अंधकार अवस्था में ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आप समझ गए किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, किस तरह से स्थिरीकरण किया जाता है, समझ गए। कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का लाइफ साइंस पार्ट अक्टूबर 2021 का मॉडल एक्टिविटी टास्क को। लास्ट पार्ट को देख रहे हैं हम लोग, रक्त का वर्गीकरण का महत्व, क्वेश्चन नंबर 4 का 4.1 को। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, AB और O रक्त ग्रुप। रक्त ग्रुप के समूह ABO पद्धति पर आधारित है और इसके निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1 देखिए, रक्त चढ़ाने की क्रिया को सफल बनाने के लिए रक्त का वर्गीकरण अति आवश्यक है। रक्त चढ़ाने के समय सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि दाता जो डोनर है कि एंटीजन प्राप्त करता है, जो रिसीवर है जो ले रहा है, कि एंटीबॉडीज़ के समान नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा प्राप्तकर्ता की रक्त नली का रक्त जम जाएगा। ठीक है, अब रक्त जम जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन कोशिकाओं में नहीं पहुँचेगा, कोशिका में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो कोशिका डेड और इस तरह से वह मनुष्य भी मर जाएगा। नंबर 2, दुर्घटना के समय उस व्यक्ति के रक्त को शीघ्रतापूर्वक पहचान करने के लिए यह वर्गीकरण आवश्यक है, जिससे आसानी से रक्त बैंक से रक्त लाया जा सके और उस पर ट्रांसफ्यूज किया जा सके, चढ़ाया जा सके। थर्ड पॉइंट देखिए, किसी शिशु के पितृत्व को ज्ञात करने के लिए ABO पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का पापा या फिर पिता का सही पहचान नहीं हो पा रहा है, इस तरह की नौबत अगर आती है तो ABO सिस्टम की मदद से भी आप बता सकते हैं कि यस इस ग्रुप का है माता पिता, तो इसके बच्चे का यह ब्लड ग्रुप होगा। दूसरा क्या हो गया, रक्त की खराबी की जांच में भी यह तंत्र अति आवश्यक होता है। इस प्रकार हम लोग देख